नमस्कार साथियों, सामाजिक का पेपर कक्षा 10 की बोर्ड का एग्जाम 16 मार्च 2024 को कैसा आने वाला है। सामाजिक का पेपर देखिए, सामाजिक का पेपर कैसा आएगा, कैसा पेपर आएगा सामाजिक में। छात्रों देखिए, मेरे साथियों देखिए कैसा पेपर आने वाला है। हूबहू पेपर मिलेगा आपको, ऐसा सेम टू सेम पेपर आएगा भाई। देखिए साथियों कैसा आएगा, तो देखते हैं कि कैसा आने वाला है 16 मार्च 2024 को कक्षा 10 का बोर्ड विषय का सामाजिक विषय का पेपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए ये निर्देश दे रखे हैं आपको, बोर्ड में भी ऐसे निर्देश देखने को मिलेंगे। 3.25 घंटे समय है। पूर्णांक क्या रहेगा साथियों, 80 अंक का कुछ निर्देश दिए हैं आपके लिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें, अर्थात अपने रोल नंबर लिखने हैं साथियों अपनी उत्तर पुस्तिका पर। फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। यानी पेपर जो होता है वो खंडों में बटा होता है। और देखिए प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उस प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना है कि प्रश्न कौन से नंबर का होगा। तो देखते हैं साथियों कि कौन सा पेपर रहने वाला है। आपके जो 15 एमसीक्यू आ रहे हैं सामाजिक के पेपर में, जो 15 एमसीक्यू आएंगे, 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यह आपका पाठ है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और यहां से एक बहुविकल्पी प्रश्न आ रहा है और प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ साथियों, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था साथियों, 5 मार्च 1931 को। किसके बीच हुआ, गांधी और इरविन के बीच। किसके बीच हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। एक विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब युद्धोत्तर विश्व के हालात खराब हो गए, आर्थिक महामंदी, चारों तरफ आर्थिक महामंदी छा गई, तो उस आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए एक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, एक इसमें सहमति बनी और इसने कार्य करना शुरू किया। जुलाई, कब शुरू किया, जुलाई 1944 में। कब किया था साथियों, जुलाई 1944 में। कब शुरू किया, जुलाई 1944 में साथियों। कब शुरू किया था, जुलाई 1944 में। तो दो प्रश्न हो गए साथियों। उत्तर कैसे देने हैं बताया था, अपने बात की थी कैसे ब्लॉक बनाने हैं, और एक ऐसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका ब्लॉक बनाने हैं। यहां लिखना है साथियों प्रश्न संख्या, क्या लिखना है आपको, प्रश्न संख्या, और यहां लिखने हैं अपने उत्तर या विकल्प। पहला प्रश्न क्या उत्तर था इसका, पहले में ब सही है, ब हो जाएगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में द। ऐसे अपन को उत्तर भरने हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, किसने किया साथियों, जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने किया था साथियों, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। बढ़ते हैं, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। आपके जो इतिहास का जो 5वां पाठ है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, वहां से आया हुआ है। और कौन था वो, मार्टिन लूथर था साथियों। कौन थे, मार्टिन लूथर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि का जो अपर्दन होता है, उसका प्रमुख कारण क्या है। तो क्या होगा, अधिक सिंचाई। वहां पर सबसे अधिक सिंचाई होती है, इस कारण से वहां पर जो भूमि का अपर्दन अधिक होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर साथियों वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन, वहां से आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 1973 में। 1973 में वन्य जीव अधिनियम की शुरुआत 1972 में हुई थी और 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूरी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कौन सा है साथियों, वो पतन होगा आपका, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। पतन का मतलब क्या होता है साथियों, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। कौन क्या होगा साथियों, बंदरगाह होगा। और कौन सा था वो आपका विशाखापट्टनम में साथियों। विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो पूर्व में स्थित है। कहां स्थित साथियों, पूर्व में स्थित है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का नहीं होगा साथियों। तो कौन सा होगा, जो आपका सिंचाई है, ये आपके समवर्ती सूची में नहीं आता है साथियों।
ये किसमें नहीं आता है? समवर्ती सूची में नहीं आता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। श्रीलंका में सहेली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सहेली को राजभाषा कब घोषित किया गया? सत्ता की साझेदारी से कहां से आया सर? सत्ता की साझेदारी से आया साथियों। कब किया गया था? 1956 में। 1956 में, 1948 में यह देश आजाद हुआ और 1956 में सहेली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अपने देखा था कि इसमें किस प्रकार से दो समुदाय थे, एक सहेली भाषा वाले और एक तमिल। कौन से थे? तमिल थे। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका था? धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका था साथियों? महात्मा गांधी का। किसका था साथियों? महात्मा गांधी का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, बसपा का संस्थापक है? तो कौन होगा? काशीराम। कौन सा होगा साथियों? काशीराम होगा। जो राजनीतिक दल है आपका, जो पॉलिटिकल साइंस का, जो राजनीतिक विज्ञान का जो भाग है, उसमें काशीराम है। किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कौन सा होगा? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी। क्या बोलते हैं उसे? जीडीपी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं उसे? जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे साथियों उसे? जीडीपी बोलेंगे। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारत में जो करेंसी है, जो मुद्रा है, कौन जारी करता है साथियों? तो कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? जो 4 कंपनियां हैं, इनमें से कौन सी है? टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, शेवरेट और सुजुकी। तो कौन सी होगी? टाटा मोटर्स है, जो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है, जो आपके 15 बहुविकल्पी आने वाले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए रिक्त स्थान आए साथियों। क्या है? रिक्त स्थान है आपके। रिक्त स्थान देखिए साथियों, रिक्त स्थान देखिए। रिक्त स्थान में स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से ये कितने प्रश्न होंगे साथियों? 7 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होंगे? 1 नंबर के होंगे। और कितने अंक हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को खालिस्तान कपड़े के बहिष्कार के लिए कौन सा था? विदेशी कपड़ा। क्या आएगा साथियों? विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। भारत में संस्कार अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित क्या होगा? पांडुलिपियां। क्या हो जाएगा साथियों? पांडुलिपियां। क्या होगा? पांडुलिपियों की पुरानी समृद्ध परंपरा थी। राजनीतिक दल किसी समाज में के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं साथियों? विभाजन को दर्शाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वह किसी बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं साथियों। बढ़ते हैं, खालिस्तान में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं देखा जाएगा और बहुत से फैसले मिलकर लिए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं साथियों? लोकतंत्र बोलते हैं। और भारत इसी तरह का उदाहरण है। बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट दूसरे की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, किसके आधार पर साथियों? प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर गणना करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जो निवेश करती है, उसे कहते हैं विदेशी निवेश। क्या बोलेंगे साथियों? विदेशी निवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश साथियों, उसे विदेशी निवेश बोलते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो कौन सी है? दामोदर नदी है साथियों। कौन सी होगी? दामोदर नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो ये 7 प्रश्न थे आपके जो खालिस्तान के आ रहे हैं। उन खालिस्तानों की बात की अपन ने। बढ़ते हैं आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक कितना आएंगे साथियों? 10 प्रश्न आएंगे। कितना आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। कितने अंक का होगा? 1 अंक का। अर्थात प्रश्नों की संख्या कितनी है साथियों? 10। अंक कितना होगा? प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। कितने अंक का साथियों? 1 अंक का। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण
असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और कब किया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण से गांधी जी को जो असहयोग आंदोलन था उसे बंद करना पड़ा, और ऐसा फैसला कब लिया गया? तो कब किया था? चोरा चोरी कांड के हिंसक हो जाने के कारण गांधी जी ने इस फैसले को 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। उत्तर, चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के कारण फरवरी 1922 में, अगर हम तारीख भी लिखना चाहें तो क्या होगी साथियों? 12 फरवरी। क्या हो जाएगी? 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। किसने किया? गांधी ने। कारण क्या था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में चोरा चोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने और पुलिस की भिड़ंत हो गई और क्रांतिकारी आक्रोशित हो गए और क्रांतिकारियों ने एक थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। जब ये घटना का पता गांधी जी को चला तो गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि ये क्या हो गया था? यानी हिंसात्मक हो गया था। दूसरा प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण का अर्थ समझाइए। आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। जब फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, तब जब सारे काम छोटे स्तर पर घरों में ही किए जाते हैं, उसे कहते थे आदि औद्योगिकरण। अर्थात फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जाबर कौन था? जाबर कौन थे? उसका क्या कार्य था? जो उद्योग कर्मी थे वह अपनी कंपनियों में, अपने मिलों में मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, उसे क्या कहते थे? जाबर कहते थे। उद्यमी मिलों में नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, उसे जाबर कहते थे। और काम क्या था? यह अपने गांव से मजदूरों को लेकर आता था और उन्हें शहर में रहने के लिए सुविधा प्रदान करता था। वो कौन था? वो जाबर था। चौथा प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? मानव तथा दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मानव तथा दूसरे जीव मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। पांचवा प्रश्न अति लघुत्रात्मक का पांचवा प्रश्न है, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ साथियों, बहुत बार आता रहता है कि कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए, तो कौन सा होगा? एक चीनी उद्योग, शक्कर खेती से मिलती, कृषि से मिलती है, और उससे कौन सा उद्योग होता है? चीनी उद्योग है। और अपन दूसरा कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा हो जाएगा साथियों? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ये दोनों उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है साथियों। बढ़ते हैं, गृह युद्ध से क्या आशय है? गृह युद्ध से क्या आशय है? तो देखिए, जब किसी मुल्क में या किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। जब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब उसे बड़ा रूप ले लेती है और युद्ध सा आभास होने लगता है, उसे कहते हैं गृह युद्ध। क्या होते हैं उसे? गृह युद्ध कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों के लालन पालन करने की है। यह बात किस विभाजन से झलकती है? तो ये किसे लगी? यह बात श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। श्रम का जो लैंगिक विभाजन है, जाति प्रथा और श्रम का जो लैंगिक विभाजन है, उस पर झलकती है साथियों। कि घर के जो अंदर के सारे काम है, खाना बनाना, बच्चों को रखना, कपड़े धोना, ये सब जो काम है वो, और बाहर के काम है जो कठोर काम होते हैं, जैसे पैसा कमाना, ये काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। जो ऐसा विभाजन होता है उसे कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। देखिए, लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता का प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अर्थात लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और इसके प्रमुख कार्य क्या है? पहला कार्य होता है इसका साथियों चुनाव लड़ना। क्या होता है इसका? चुनाव लड़ना होता है। दूसरा उद्देश्य होता है सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना या विपक्ष की भूमिका निभाना। तीसरा होता है सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाना। क्या होता है? सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाना होता है साथियों। यह प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। यह प्रश्न है आपके राजनीतिक दल से आया हुआ है। बढ़ते हैं 90वें प्रश्न पर।
तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाओं के नाम लिखिए अथवा तृतीय क्षेत्र में शामिल की जाने वाली किन्हीं दो गतिविधियों के नाम बताइए। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो तृतीय क्षेत्र में आती है? तो साथियों जो भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उनसे लिया गया है, तो कौन सी होगी? संचार, बैंकिंग, परिवहन, गोदाम, ये सब क्या है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। साथियों हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो सीधा हमको प्रकृति से प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उसमें जो आते हैं वो प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित करती है, वो आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती है। और तृतीय में जो इनको सप्लाई करने के लिए जो बाजार उपलब्ध कराते जाते हैं, परिवहन के साधन होते हैं, गोदाम होते हैं, वो सभी क्या है आपके यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? साथियों अगला प्रश्न है, व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? सरकार, व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा लगाए गए वे प्रतिबंध जिनसे विदेशी व्यापार को नियमित करती है, अर्थात विदेशों से जो निर्यात किया जाता है, जो आयात किया जाता है, उसे जो जिस नियमों के द्वारा प्रतिबंधित करती है उसे कहते हैं व्यापार अवरोधक। क्या बोलते हैं साथियों? से व्यापार अवरोधक बोलते हैं। सरकार व्यापार को नियमित करने, विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेती है, कुछ कड़े नियम बनाती है। उन नियमों को ही क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक कहते हैं। साथियों बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर, यानी ये जो 10 प्रश्न थे वो आपके क्या थे? अति लघुत्रात्मक थे। और कितने अंक के थे साथियों? 1 अंक के थे। 10 × 1 कितने हो गए साथियों? 10 अंक हो गए। बढ़ते हैं आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। साथियों कौन से हैं? लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है, दलितों को उनके अधिकार दिलाने हेतु गांधी जी ने क्या प्रयास किए? यहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं साथियों। ये प्रश्न 2 नंबर के साथियों, कितने नंबर के हैं? 2 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे साथियों? अंक कितना होगा? 2। प्रत्येक प्रश्न के अंक 2 रहेंगे। और 12 प्रश्न हैं। इस पार्ट से भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यहां से बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। किसी एक पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, जैसे खिलाफत आंदोलन है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, असहयोग आंदोलन है, चोरा चोरी कांड है, साइमन कमीशन है, रॉलेट एक्ट है, दांडी मार्च है। इन किसी में से एक पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। या ऐसा प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने दलितों के उद्धार के लिए या उनको अधिकार दिलाने के लिए क्या प्रयास किए थे? अपन जानते हैं कि 26 सितंबर 1932 को, कब? 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, पुनः व्यक्त हुआ था। और उनके बाद गांधी जी की जो थोड़ा सा रुझान हो गया था, किसकी ओर हो गया था? दलितों की ओर हो गया था। देखिए महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। अतः दलितों को उनके अधिकार दिलाने हेतु गांधी जी ने निम्न कार्य किए। पहला, महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया है। क्या बताया उनको? दलितों को गांधी ने ईश्वर की संतान बताया। दूसरा, उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। और चौथा था, महात्मा गांधी ने उच्च जातियों से का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तित करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। ये सभी गांधी जी ने जो छुआछूत, जो अपन कह सकते हैं दलित थे, जो निम्न जाति के लोगों थे, उनके उद्धार के लिए काम किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या कमियां थी? या यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियां किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा सकी? मुद्रण संस्कृति से आया हुआ है, तो कारण था, देखिए हस्तलिखित पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत खर्चीला था, श्रम साध्य था तथा समय साध्य था। अर्थात जो हाथ से लिखी पांडुलिपियां थी उनको बनाने में बहुत खर्चा होता था, बहुत ही अधिक समय लगता था और अधिक मेहनत लगती थी। दूसरा, पांडुलिपियां प्राय नाजुक होती थी, उनको लाने ले जाने रख रखाव में बहुत कठिनाइयां आती थी। तीसरा, उक्त कमियों के कारण ये बढ़ती हुई पुस्तकों की मांग को पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि पुस्तकों का एक समूह था, पुस्तक पढ़ने वालों का, वो बढ़ता जा रहा था और हाथ से लिखी हुई पुस्तकें उनका अपन कह सकते हैं कि उन कमी को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मुद्रण संस्कृति का जन्म हुआ। और वो कहां से हुई? चीन से। कहां से हुई थी साथियों? चाइना से हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? उत्तर, पानी के संरक्षण और प्रबंधन के में बांध निम्न, यानी आपको बताना है कि अपने विचार से जो बांध होते हैं वह पानी के संरक्षण और प्रबंधन में किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं। देखिए, बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। अपन जानते हैं कि बांध से बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। तीसरा, बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी है। बांधों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इस प्रश्न को अगर हम दूसरे अर्थों में लें तो क्या हो सकता है? बांधों से होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए साथियों। क्या होगा? बांधों से होने वाले लाभों की बात कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से लिया गया है। सड़क परिवहन की उपयोगिता को समझाइए, या सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। या भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। यह प्रश्न आपको हूबहू मिलेगा साथियों, बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको साथियों। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न, एक ही प्रश्न को वह 3 तरीकों से आपसे पूछ सकता है, आपसे मांग सकता है कि बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए साथियों, पहला, रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कें बनाना सरल होती है। इनको तीव्र ढाल, वनों तथा मरुस्थलों में भी बनाया जा सकता है सड़कों को। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा, इनके निर्माण में अपेक्षाकृत कम राशि का खर्च होता है। चौथा, थोड़ी दूर की यात्रा के लिए रेल मार्गों की तुलना में सड़कें अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक होती है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क मार्ग अधिक उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। और सड़क मार्ग मंडियों, कारखानों, घरों तथा खेतों को आपस में जोड़ते हैं। और पांचवा, सातवां है, सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को भी जोड़ती है। अपन जानते हैं कि अपने घर से आपको बस स्टैंड जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, या आपको एयरपोर्ट जाना है, तो आपको किसका सहारा लोगे? सड़क का सहारा लोगे। तो सड़क व्यवस्था क्या है? आपके इन सभी को जोड़ने वाला काम करती है। सड़क परिवहन को बनाने में, सड़कें बनाने में खर्चा कम आता है। हम उनको उस जगह भी बनाया जा सकता है जिस जगह पर पहाड़ है या रेगिस्तानी एरिया है या उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर भी क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से बना जा सकते हैं। इस कारण से यह बाकी परिवहन की अपेक्षा और भी क्या है? अधिक अच्छा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलेगा 16 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, सामाजिक का। ऐसा प्रश्न आपको हूबहू प्रश्न नजर आएगा साथियों। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी की क्या परिभाषा है? सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है। तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। यानी क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? विभिन्न अलग अलग समूहों में सत्ता को बांटना। सत्ता को क्या है? सत्ता का बंटवारा करना ही क्या है? सत्ता की साझेदारी है। और इसके लाभ क्या हैं? ये क्यों आवश्यक है? तो देखिए, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जो अलग अलग समूह होते हैं देश में, जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होते हैं, उनमें सत्ता की साझेदारी के द्वारा उनमें होने वाले टकराहट को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए राजनेता हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक मानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, तो इसका उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों करती है। इस प्रकार सभी समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, जिससे कार्यकुशलता बनी रहती है। अर्थात सत्ता की साझेदारी से अधिक लोग उसमें जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से जो कार्य होता है वो क्या होता है? अच्छी तरह से किया जा सकता है। कार्य को आसानी से किया जा सकता है। कार्यों को बांटने से कार्य क्या हो जाते हैं? आसानी से पूरे हो जाते हैं। बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न साथियों, जाति किस तरह राजनीतिग्रस्त हो जाती है? साथियों, जाति किस प्रकार राजनीतिग्रस्त हो जाती है, समझाइए। भारत में जो जाति अपन जानते हैं, भारत में अनेक जातियां पाई जाती है। तो जाति किस प्रकार से राजनीति का रूप ले सकती है? देखिए, हर जाति स्वयं को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए अब वह अपने समूह की सभी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है। दूसरा, क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती है, इसलिए वो ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है।
राजनीति में नई किस्म की जातिगत कोलबंदी हुई है, जिसे अगड़ा और पिछड़ा, इस तरह प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभा जाती है। अपन देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जब टिकट का बंटवारा होता है तो टिकट के बंटवारे में जाति का आधार बनाया जाता है कि किस जाति के वोटर अधिक है उनको टिकट दिया जाता है और वही जीतते हैं। लेकिन जानते हैं कि अगर दोनों उम्मीदवार एक ही जाति के होते हैं तो जीतना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जाति किस प्रकार से राजनीतिगत हो सकती है, अपन देखा होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मंत्रिमंडल के विस्तार में भी जातिगत आधार देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जातिगत आधार देखा जाता है। साथियों, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के समक्ष 3 चुनौतियां और 3 सुधारात्मक उपाय सुझाइए। जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो चुनौतियां कौन सी है? दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। दलों के अंदर क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है साथियों। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। अपन देखते हैं कि नेता का पुत्र ही क्या होता है, वापस चुनाव लड़ लेता है। एक नेता जो एमएलए है उसी का बेटे को टिकट वापस मिलता है, या जो मंत्री है वह अपने परिवार वालों को ही वापस टिकट देने की कोशिश करता है। तो वंशवाद क्या होता है? चलता रहता है। पेशा और अपराधी तत्वों की राजनीतिक दलों में बढ़ती घुसपैठ है। अपन देखा है कि चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं और पैसों का क्या करते हैं, भरपूर उपयोग करते हैं और वोटों को खरीदने की कोशिश करते हैं। दूर करने के उपाय क्या है, हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाएं। इनके भी क्या कराए जाएं? चुनाव करवाए जाएं। और जो सरकार द्वारा चुनाव का खर्चा वहन किया जाए। अभी देखा होगा जो चुनाव होते हैं चाहे वो लोकसभा के हो और राज्यसभा के हो, उनका जो खर्चा होता है वो पार्टियां उठाती है। अगर वो खर्चा सरकार उठाने लग जाए और वो आरटी के दायरे में आ जाए तो चुनाव क्या हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे। और राजनीतिक दलों के लिए आयकर की रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाए। कोई सी पार्टी है तो उसको क्या करना है, आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दीजिए। तो ये जो इसमें जो समस्याएं आ रही है, जो चुनौतियां आ रही है, वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी साथियों। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिल सकता है आपको ऐसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, अथवा क्या लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है? अपने दृष्टिकोण से तर्क दीजिए। ये प्रश्न आपको ऐसा कैसा मिलेगा साथियों, बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आपको ऐसा कैसा नजर आएगा। 16 मार्च 2024 को जो पेपर आ रहा है सामाजिक का, उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। और देखिए क्या उत्तर होगा इसका। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन किस प्रकार करता है? देखिए, उत्तरदायी सरकार लोकतंत्र क्या होगा इसका? लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है क्योंकि यह नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराता है तथा सरकार का निर्माण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने देखा था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, वह शासन व्यवस्था जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्ति होती है उसके पास होती है, जनता के पास होती है। और जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव। देखिए दूसरा, जिम्मेदार सरकार। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार का गठन करता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता को लिए गए निर्णयों के बारे में न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध होते हैं। और तीसरा है वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारें होने के कारण वैध सरकारें होती है। इन्हें जनसामान्य की स्वाभाविक स्वीकृति मिली होती है। यह शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, इस कारण पूरी दुनिया में इसके प्रति जबरदस्त समर्थन मिलता है। आज से जो अधिकतर देश है वो लोकतांत्रिक सरकार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए। बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है साथियों, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को अथवा विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न भी साथियों आपको देखने को मिलेगा कि विकास की धारणीयता क्या है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए साथियों, विकास की धारणीयता का तात्पर्य है विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। इस हेतु संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन को भी बल मिलता है। अर्थात हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें हमें भावी पीढ़ी के लिए भी क्या रखना है, बचा कर रखना है। और उनका जो प्रयोग है बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए और उचित प्रबंधन के साथ करना चाहिए, तो इससे पर्यावरण संतुलन में भी सहायता मिलती है। तो ये प्रश्न भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां प्रश्न साथियों, 10वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण, पूंजी का
और श्रम का बाधा रहित आवागमन क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है साथियों। तो इसका क्या प्रभाव है या वैश्वीकरण क्या है? भारत में इसके दो प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण क्या देखिए साथियों, या भारत में वैश्वीकरण के किन्हीं तीन प्रभावों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पूरा जो दुनिया होती है वो छोटी सी हो जाती, सिकुड़ जाती है। पूरी दुनिया के बाजार क्या होते थे? सभी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहला, वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने विनिवेश में वृद्धि की है, जिससे देश में रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई है एवं नए रोजगार अवसर उत्पन्न हुए हैं। कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी कंपनी की स्थापना करती है तो उन्हें आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो वैश्वीकरण का एक फायदा यह भी है साथियों कि इससे रोजगार में वृद्धि होती है और इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है साथियों। दूसरा, वैश्वीकरण से भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इनका विस्तार विदेशों तक हुआ है। और हमारी जो कंपनियां थी जो भारत तक सीमित थी, उन्होंने भी दूसरे देशों में अपनी कंपनियों की स्थापना की है और अपने प्रभाव को बढ़ाया है। और देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी और औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। और इस वैश्वीकरण से क्या होता है? बाजार बढ़ जाता है, आप अपने उत्पादन को दूसरे बाजारों में बेच सकते हैं। इससे जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, वो इनका सामना नहीं कर पाते हैं और जो छोटे उद्योगों के करने वाले होते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं साथियों। क्या हो जाते हैं? वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ क्या से नुकसान भी होते हैं साथियों। बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखिए। यहां से प्रश्न आएगा साथियों। यहां से आपके प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है साथियों? ये प्रश्न 2 नंबर का ही आ रहा है, लेकिन आपको 2 अधिकार ही पूछेगा वो। लेकिन मैंने आपको 6 अधिकारों की बात कर ली है। क्या करिए साथियों? 6 अधिकारों की बात कर लिए। इसका मतलब क्या है? इससे बाहर से कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब यहीं पर है साथियों। क्योंकि वह आपके 2 नंबर का प्रश्न है तो सिर्फ 2 अधिकारों की बात करेगा। लेकिन वो कौन से 2 अधिकारों की बात कर सकता है पता नहीं अपन को कि वो कौन से 2 अधिकारों की बात कर रहा है। तो मैंने यहां पर 6 अधिकारों को एक साथ लाने की कोशिश की है। तो देखिए, पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। जो उपभोक्ता होता है उसको कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार है। कुछ वस्तुएं गंभीर आघात पहुंचा सकती है। ये वस्तुएं प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर है, विद्युत की वस्तुएं हैं आदि। यदि इन वस्तुओं में कोई भी निर्माण की खराबी पाई जाती है तो उपभोक्ता के पास इन घातक खतरों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अपन जानते हैं कि हम खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, हम गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। अगर इसमें कोई फॉल्ट है, तकनीकी है, तो एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकता है। तो इसके लिए सुरक्षा का उपाय है। तो देखिए, सूचना पाने का अधिकार। एक उपभोक्ता के पास उत्पाद की किस्म, मात्रा, कीमत संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि ये सूचनाएं माल के उत्पाद द्वारा नहीं लिखी गई है तो उपभोक्ता इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है कि वो जो वस्तु ले रहा है वो वस्तु कब निर्माण हुआ, उस वस्तु की कीमत क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है। इस सब का अधिकार किसको होता है? उपभोक्ता को होता है। उसे कहते हैं सूचना का अधिकार है। और भारत में अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था साथियों। फिर बढ़ते हैं, चुनाव का अधिकार। कौन सा अधिकार है साथियों? चुनाव का। उपभोक्ता के पास दूसरे उपलब्ध वैकल्पिक उत्पादों में से अपनी पसंद का उत्पाद चुनने का अधिकार होता है। यह अधिनियम उपभोक्ता को चुनाव का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात जो उपभोक्ता होता है वह बाजार से बहुत से उसके सामने सामान होते हैं, उन सामानों में से वो किसी का भी का चुनाव कर सकता है। उसके पास क्या है? चुनने का अधिकार है साथियों। क्या अधिकार उसका? चुनाव का अधिकार है। किसी वस्तु का चुनाव कर सकता है वो। कोई दुकानदार उसे इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता है कि आपको ये सामान खरीदना पड़ेगा। अगर वो सामान उसको अच्छा लग रहा है तो खरीदेगा। उसके पास बहुत से विकल्प होते हैं, अगर इसको ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा सामान खरीद सकता है, उसे कहते हैं। और देखिए, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। चौथा अधिकार है आपका कौन सा? क्षतिपूर्ति निवारण का। प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्रदान किया गया जाना चाहिए। यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उत्पादों और उपचारों से संबंधित उसकी शिकायतें तथा तकलीफ को सुना जाएगा तथा इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपभोक्ता को उत्पादक एवं विक्रेता के कारण उस क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। अगर कोई विक्रेता है, कोई सामान बेचता है और जिसके कारण उपभोक्ताओं को कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार किसको होना चाहिए? उपभोक्ता को मिलना चाहिए। फिर अगला है आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ता के पास उत्पादकों द्वारा शोषित या ठगे जाने के मामले में अपने पक्ष में दावा स्वीकार कराने का अधिकार होता है। सरकार ने इस विशेष उद्देश्य के लिए अनेक उपभोक्ता अदालत स्थापित की है। और हम जानते हैं कि भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्थापना की थी। और क्योंकि बहुत से जो उपभोक्ता होते हैं वो शोषण का शिकार हो जाते हैं,
जो अपन देखते हैं जो विक्रेता होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वह उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे कम तोल के देते हैं, मिलावटी वस्तुएं देते हैं, या हम कह सकते हैं कि अधिक कीमत वसूल करना, भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करना। इस कारण से क्या करते हैं, वो उत्पादकों को ठगने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए उपभोक्ताओं शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को वस्तुओं सेवाओं उन्हें उपयोग की विधि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने रहने की के लिए आवश्यक है। तो साथियों कौन से हो गए, ये सारे अधिकारों की बात की थी। यहाँ से ये प्रश्न आएगा साथियों। यहाँ से जो 4 प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, ये है। इसको मैंने आपके सामने रख दिया है साथियों। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको याद कर लीजिए, ऐसा आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है साथियों। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक आगे साथियों, और कितने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है साथियों। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का होगा। कितने अंक का साथियों, 3 अंक का होगा साथियों। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों को लिखिए। ठीक है, आजादी के बाद भारत में कृषि के सुधार में किए गए प्रयासों को लिखिए। तो क्या किया, देखो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने के प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचायत वर्ष योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार कार्यक्रम का संचालन किया गया। किसानों को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग एवं बीमारी के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराया गया तथा उन्हें न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों एवं भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए किसानों क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुल्क शुरू की गई। किसानों को बिचौलियों और दलालों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य तथा कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार द्वारा घोषणा की गई। और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर कृषकों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन एवं कृषि कार्यक्रम का प्रसार भी किया गया। तो ये सब क्या किए गए, आजादी के बाद कृषि में सुधार के लिए किसानों के लिए बहुत से प्रयास किए गए। तो यहाँ से जो प्रश्न आ सकते हैं साथियों, यहाँ से मैंने बहुत से प्रश्न आएंगे। अब ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से अगर एक प्रश्न आएगा कि ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कह सकते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, खरीफ की फसल और रबी की फसल, या तीसरा भी लेते हैं जायद की फसल है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है साथियों। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भारत में जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है उसकी विशेषताएं लिखिए, या जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है उसकी विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी आ सकता है। या यहाँ से एक प्रश्न और बनता है जो भूदान आंदोलन के लिए है, जो विनोबा भावे चलाया था, उसके बारे में भी आ सकता है। या कुछ फसलों की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी बात कर सकता है। देखिए कौन सी फसलें, देखिए या दूसरा प्रश्न है कपास एवं चावल की फसल की भौगोलिक दशाएं लिखिए साथियों। कपास और चावल की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 फसलों याद कर लीजिए, 5 से बाहर नहीं आएगा साथियों। पहली कौन सी है, चावल। तो पहले क्या होगा, चावल की फसल के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है साथियों। कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसके लिए कच्छारी और दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए दोमट और कच्छारी मिट्टी क्या होती है, चावल के लिए। कौन सी फसल है साथियों, ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, ये खरीफ की फसल है। यह फसल आपके जुलाई अगस्त में बोई जाती, यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और आपके जो दीपावली के आसपास को काट ली जाती है। दूसरा होता है इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की वर्षा की आवश्यकता होती है साथियों। विश्व में हम चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर, किस नंबर पर साथियों, दूसरे नंबर पर है। फिर देखिए भारत में छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान चावल, राजस्थान में आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक है, और राजस्थान में गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है साथियों। जो भारत में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है साथियों। फिर देखिए धान का कटोरा किसको कहा जाता है, धान का कटोरा आंध्र प्रदेश किसको कहा जाता है साथियों, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके लिए 75 दिनों तक खेतों में पानी भरा रखना आवश्यक होती है, क्योंकि पानी जैसी फसल है साथियों। फिर देखिए भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है, चावल बोई जाती है। अपन देखते हैं जो दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो अधिकतर क्या खाते हैं, चावल ही खाते हैं। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, चावल हो जाएगी। दूसरी बात करें तो दूसरी देखिए, दूसरी कौन सी है, कपास। कपास के लिए कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए, जलवायु कौन सी होगी, उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए साथियों। मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। कौन सी फसल है साथियों, ये भी खरीफ की फसल है। तापमान कितना होना चाहिए, 20 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। फिर देखिए वर्षा कितनी होनी चाहिए साथियों, 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। फिर
तो देखिए 12 राज्य में कौन से राज्य हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी प्रमुख रूप से कपास का उत्पादन करते हैं। और राजस्थान में कौन है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ है। इस फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं, 6 से 8 महीने लगते हैं, अर्थात कितने दिन लगते हैं, 210 दिन लगते हैं। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सफेद सोना भी कहा जाता है। इसे हम बढ़िया भी कहते हैं साथियों, इसका एक नाम और भी है। इस फसल को क्या कहा जाता है, बढ़िया भी कहा जाता है। कौन सी फसल है ये, बढ़िया भी कहा जाता है साथियों। ये नकदी फसल है। कौन सी फसल है साथियों, ये नकदी फसल होती है साथियों। कौन सी फसल है ये, नकदी फसल है। यह फसल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। क्या कराती है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है साथियों। तो ऐसी 5 फसलों को याद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए। भूमंडलीकृत विश्व का बनने से आया हुआ है साथियों। और प्रश्न है आपके सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए। या रेशम मार्ग के द्वारा होने वाले आर्थिक सांस्कृतिक आदान प्रदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या होता है, सिल्क रूट क्या है। देखिए सिल्क रूट जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट एशिया के विशाल क्षेत्रों, चीन, भारत तथा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग थे। इनसे चीनी रेशम का व्यापार किया जाता था। ये कहते थे सिल्क रूट, कहते थे उसे सिल्क रूट कहते थे साथियों। और इसका महत्व क्या था, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, रेशम मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बड़ा महत्व था। जैसे रेशम मार्ग भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्रों या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। रेशम मार्ग से चीनी और रेशम तथा पोल्ट्री तथा भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। इस्लाम धर्म के प्रचारक भी रेशम मार्ग से विश्व के अन्य देशों में गए। इससे पहले बौद्ध धर्म का रेशम मार्ग के द्वारा यही अनेक स्थानों पर प्रसार हुआ था। ये कहां से आया है साथियों, भूमंडलीकृत विश्व से बनने से आया है। यहाँ से प्रश्न और भी आ सकता है, रिंडरपेस्ट क्या है, क्या आ सकता है साथियों, रिंडरपेस्ट क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़े। या ये भी आ सकता है कि कॉर्न लो क्या है और कॉर्न लो हटाने और लगाने से क्या प्रभाव पड़े। ऐसे बहुत से प्रश्न साथियों, ठीक है, तो हम उनकी चर्चा करेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो ब्रेटन वुड्स था, जो जुलाई 1944 में इस पर सहमति बनी थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़े। पहला, इसने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि का मार्ग खोल दिया। इससे प्रभाव स्वरूप विश्व का व्यापार की विकास दर वार्षिक 8% से भी अधिक हो रही थी। इस अवधि में वैश्विक आय में लगभग 5% दर से वृद्धि हो रही थी। इस दौरान अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। और चौथा था, इस अवधि में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश आधुनिक तकनीक वाले संयंत्रों उपकरणों में विपुल पूंजी निवेश कर विकसित और औद्योगिक देशों की बराबरी करने के लिए भरसक प्रयास करने लगे। तो ये सभी क्या थे, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की स्थापना थी। कब हुई थी इसकी, जुलाई 1944 में। कब हुई थी, जुलाई 1944 की बात है साथियों। कब की बात है, जुलाई 1944 की थी। युद्धोत्तर देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा युद्धों के बाद, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अपन जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया और प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 के बीच, इन दोनों युद्धों से विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डगमगा सी गई, आर्थिक महामंदी छा गई। उस आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए किसकी स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की संतानें हुई। और विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ये प्रश्न आया आपके संघवाद से। कहां से आया है, आपके राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है संघवाद से आया हुआ है कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख व्यवस्था क्या है। देखिए साथियों, संघीय शासन व्यवस्था से आशय संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयां के बीच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, तथा दूसरे स्तर पर राज्य तथा प्रांतों की सरकारें होती है जो स्थानीय महत्व के विषयों पर के कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। और इसमें क्या क्या विशेषता होती है, तो पहला होता है इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं। किसके होते हैं, सरकार के 2 स्तर होते हैं साथियों, ठीक है। या
संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दूसरा, अलग अलग अधिकार क्षेत्र। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिकों को प्रमुख विशेषताएं प्रशासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखा होगा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वह एक ही जनता शासन कर रही है, क्योंकि दोनों को चुनने वाले कौन है? हम ही हैं। फिर देखिए आपका संवैधानिक मान्यता, विभिन्न स्तर की सरकारें के अधिकार और क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनकी शक्तियों एवं अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। केंद्र सरकार प्रांतों की सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों की जवाबदेह होती है। फिर बढ़ते हैं, इसमें 2-3 सिस्टम और देखिए साथियों। फिर देखिए मौलिक प्रावधान क्या है साथियों? मौलिक प्रावधान संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों पर किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। हमने देखा होगा कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है, और विधानसभा होती है। अगर किसी कानून पर या किसी फैसला लेना होता है तो दोनों एक स्तर की सरकार अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती है। न्यायालय की सर्वोच्चता, संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालय को संविधान तथा विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इन सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर उठने वाले विवादों को निपटाने में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। फिर देखिए वित्तीय स्वायत्ता, संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारें राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करती है। दोहरा उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है? देश की एकता को सुरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना। दूसरा होता है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। यानी दोहरा उद्देश्य होता है, एक तो होता है आपका देश की एकता को सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और दूसरा होता है जो क्षेत्रीय विविधताएं होती है, अपन जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी विविधताएं होती है, उनका पूरा सम्मान करता होता है। ये क्या है? आपका संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं साथियों। अगर हम भारत की बात करेंगे तो थोड़ा सा बदल देंगे इसमें। इसका एक प्रश्न और देखिए साथियों, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है? या ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण साथियों। ये प्रश्न क्या है? 1992 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था था, जो स्थानीय सरकारें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको अधिक मजबूत किया गया। तो उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए? तो देखिए, पहला प्रावधान था अब स्थानीय सरकारें के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। क्या किया गया? पहला था कि चुनाव हर 5 वर्ष में नियमित कराए जाएंगे। दूसरा था अब निर्वाचित स्थानीय निकायों की सदस्यता पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित होगी। क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था की गई साथियों। किसकी व्यवस्था की गई? आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा, हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई। कि हर राज्य में जो पंचायतों के चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई। फिर अब राज्य सरकारें को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य की अलग अलग होती है। फिर देखिए, गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अपन जानते हैं कि गांव में जो शासन होती है कौन सी होती है? पंचायती राज होती है। उससे शहरों में से नगर निकायों में नगर पालिका, नगर निगम के रूप में जाना जाता है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। अर्थात इन लोगों की जो चुनाव होते हैं, जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 36 लाख के आसपास है साथियों, और यह कई देशों की आबादी से भी अधिक है। तो ये साबित करता है कि पंचायती राज कितना, जो स्थानीय सरकारें हैं वो कितनी मजबूत है। इससे साफ होता है कि 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको कम से कम याद करना ही करना है साथियों। ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, महानरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। महानरेगा क्या है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो क्या है महानरेगा? यानी क्या है महानरेगा योजना? क्या है? देखिए, भारत में केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया था। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी महानरेगा 2005 के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं। इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है तथा जो काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन अभी सरकार ने बढ़ा दिए हैं साथियों।
अब सरकार ने क्या कर दिए, दिनों की संख्या बढ़ा दी है, रोजगार की गारंटी दी गई। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के में उन कार्यों को वरीयता दी गई जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपन देखा होगा अपने गाँव में भी क्या चल रहा है, मनरेगा चल रहा है। जैसे तालाब की मरम्मत करवाना है, तालाब पर जो मिट्टी डलवाना है, या पेड़ लगवाने हैं, या अपने जो से सड़कें बनवाना है, ठीक है, ये सभी काम कौन करती है, ये सभी काम कौन करता है, मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। और आजकल तो शहरों में भी चल गया साथियों, शहरों में भी क्या हो गया है, इसकी शुरुआत कर दी सरकार ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका एक प्रश्न और देखिए साथियों, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या आवश्यकता है, इसे कम करने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है और इसे कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य करने का अवसर उनकी क्षमताओं से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी को या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका एक नाम और भी क्या है, इसे अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। अल्प अथवा छिपी बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय हैं, तो देखिए पहला उपाय है, देखिए मेरा बैंक, पहला है बैंक उचित ब्याज दर पर लोगों को ऋण दे ताकि वे स्वरोजगार कर सकें। इनको जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बैंक होते हैं वह इन्हें कम ब्याज पर लोन दे ताकि वह अपने रोजगार या अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। दूसरा, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों और सेवाओं में वृद्धि हो। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, उद्योगों की वृद्धि करनी चाहिए। किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था कराई जाए। कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अधिक अवसर सर्जित हो सके। अर्थात नए सरकार को नए नए रोजगार के अवसर क्या करने चाहिए, सर्जित करने चाहिए। तो ये क्या है आपका छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आपके बड़े प्रश्न आगे साथियों, कौन से आगे, बड़े प्रश्न आगे, निबंधात्मक प्रश्न आगे हैं। कितने अंक का है साथियों, 4 अंक का। कितने अंक का साथियों, 4 अंक का है। और पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं क्या प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है। औपचारिक ये आपका कहां से आया साथियों, मुद्रा और साख से आया हुआ है, और इसमें क्या अंतर है। तो इस प्रश्न को आसान किया था साथियों कि अंतर का आधार क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक। पहला है ऋणदाता। औपचारिक में ऋणदाता कौन होते हैं, बैंक होता है, सहकारी समितियां होती है, ग्रामीण बैंक होते हैं और स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो अनौपचारिक में कौन होते हैं साथियों, रिश्तेदार, साहूकार, जमींदार और कौन होते हैं, महाजन होते हैं साथियों। तो देखिए ये अंतर है। दूसरा, ऋण ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है, औपचारिक में ब्याज की दर क्या होती है साथियों, कम होती है, और अनौपचारिक में क्या होती है, अधिक होती है साथियों ब्याज। क्योंकि जो बैंक होते हैं, सहकारी समितियां होती है, उनकी हर व्यक्ति के लिए ब्याज की दर क्या होती है, निश्चित होती है और कम होती है। तीसरा है शोषण। शोषण क्या होता है, औपचारिक में कम होता है और अनौपचारिक में क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो बैंक इतना शोषण नहीं करता जितना क्या करते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र वाले करते हैं। वो कभी भी आपको, अगर आपकी उनसे लड़ाई हो गई या अनबन बन गई, तो कभी भी आपके घर पर आकर अपने ऋण का तकाजा कर सकते हैं, मांग सकते हैं, या वो गाली गलौज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। फिर देखिए अगला, फिर नियंत्रण। ठीक है, इस पर औपचारिक में क्या होता है, सरकार और आरबीआई का किसका होता है, नियंत्रण होता है। इसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए ये मनमाना तरीके से ब्याज वसूल करते हैं। ये देखा होगा आपने, जो 5% से 10% से जो 15% से जो ब्याज लेते हैं वो कौन होते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक क्षेत्र से ब्याज नहीं लेते हैं, इनकी ब्याज की दर क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है। फिर क्या होता है, उद्देश्य। जो औपचारिक होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, सेवा करना होता है। क्या होता है, सेवा करना होता है। जबकि इनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है साथियों। क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक क्या है, प्रमुख रूप से अंतर है। इस प्रश्न को साथियों परीक्षा जो एग्जामिनर है वो बदल भी सकता है, आपके लिए चेंज भी कर सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए अनौपचारिक साख की कौन कौन सी कमियां हैं। अनौपचारिक साख है जो ऋण देने के स्रोत हैं, उनकी कमियां बताइए या उनके दोषों को बताइए। तो सभी क्या है, इनके दोष ही हैं साथियों। ये सब क्या होंगे, इनके दोषों में आ जाएंगे। अगर यह औपचारिक के लाभ की बात करेगा, ये सब क्या है, इसके लाभ हैं साथियों। प्रश्न को वो कैसे भी घुमा सकता है। प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उत्तर देने की कोशिश करना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न साथियों, भारत में वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को समझाइए, या
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बैंकों के 3 कार्य बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह कौन सा आएगा? भारत में मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के कार्यों को समझाइए। क्या आएगा? मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के कार्यों को समझाइए। ये प्रश्न को देखने को मिलेगा साथियों। देखिए, ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है साथियों? आरबीआई करता है। बैंकों के कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं का सबसे प्रारंभिक तथा महत्वपूर्ण कार्य देश के निवासियों की जो राशि को बचत खाते, चालू खाते तथा सावधि जमा में जमा करना होता है, बैंक में जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद का मतलब होता है साथियों ब्याज। क्या होता है साथियों? सूद का मतलब क्या होता है? ब्याज भी देते हैं। क्या देते हैं साथियों? आपको ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता रहता है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से धन निकालने की सुविधा भी होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे जमा को मांग जमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मांग जमा भी कहते हैं, क्योंकि बैंक में जो राशि जमा होती है हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं। वो हमने बैंक को उधार दी हुई है, इसीलिए हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? मांग जमा भी कहते हैं। फिर देखिए, ऋण प्रदान करना। बैंक क्या करते हैं? हमको ऋण देते हैं साथियों। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का एक अंतर बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। जो हम बैंक से हम पैसा जमा कराते हैं उस पर ब्याज क्या करता है? कम ब्याज देता है। और हम बैंक से अगर कोई लोन ले रहे हैं तो क्या होगा? हमसे वो अधिक ब्याज देगा। और ये जो इनकम होती है, जो दोनों राशियों के ब्याज के में जो अंतर होता है, यही क्या है? जो बैंक होते हैं, बैंक की इनकम होती है, बैंक की कमाई होती है। फिर देखिए, साख का निर्माण करना। वाणिज्यिक बैंकों को व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई राशि अन्य व्यक्तियों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में दान की जाती है। इस प्रकार सीमित मुद्रा को ही देश में कई गुना साख निर्माण हो जाता है, जिसकी सहायता से मुद्रा पूर्ति की कम आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है साथियों, चेक से भुगतान करने की सुविधा होती है। देखा होगा आपने, जो बैंक होता है वो क्या करता है? चेक जारी करता है, एक चेक बुक जारी करता है, जो आपको जो बैंक में जो जमा करा रहा है, जो चेक दाता है, वो क्या करता है? उसके आधार पर अपने मांगने वाले को चेक के द्वारा भुगतान कर सकता है। बैंक अपने ग्राहक को नकद बजाय चेक से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक पर काटता है और इस बैंक चेक पर लिखे नाम कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके खाते से रकम का भुगतान कर देता है। इस प्रकार मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान किया जा सकता है। ये क्या है? बैंकों के कार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना है। इस पार्ट से जो निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है, 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है, उसमें आपको कम से कम 3 या 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और चारों प्रश्नों की बातें अपने कर ली है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक प्रश्न और है, गरीबों के लिए स्वयं सत्ता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में लिखिए, या स्वयं सत्ता समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में कार्यरत ऐसे समूह गरीबों को किस प्रकार सहायता करते हैं? तो स्वयं सत्ता समूह का संगठन ये समूह जो ग्रामीण को ऋण उपलब्ध कराते हैं, इन समूह के निर्माण गांव के लोगों द्वारा ही किया जाता है। एक समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति कम से कम 25 रुपये व अधिक से अधिक 100 रुपये राशि हो सकती है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। इन कर्जों पर लिया जाने वाला ब्याज कम होता है। 1 या 2 वर्षों को बाद इन संगठनों की साख अच्छी हो जाती है, बैंकों से ऋण ले सकते हैं। यह समूह के नाम पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य समूह के सदस्यों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना होता है, जैसे सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए आदि दिए जाते हैं। इस ऋण को वापस देने की जिम्मेदारी समूह की होती है। यह समूह विशेष रूप से महिलाओं को संगठित करने और बचत पूंजी एकत्र करने के लिए बनाए जाते हैं। देखा होगा गांव में जो समितियां चलती है उसका एक आधार है, वो क्या है? जो छोटी छोटी सेविंग्स होती है उसको बचाने का एक बहुत बड़ा आधार है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है और यहां से बड़ा प्रश्न आ रहा है और पहले प्रश्न आपको नजर आएगा, जर्मनी के एकीकरण को समझाइए। तो पहला क्या है? जर्मनी का एकीकरण वीना कांग्रेस द्वारा जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। एक जर्मन राष्ट्र सभा की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के सम्राट को बनाया गया। इसमें जर्मन लोगों में घोर असंतोष व्याप्त था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने 1815 से जर्मनी के एकीकरण की प्रयास शुरू कर दिए।
इसका वर्णन निम्नानुसार है। अपन जानते हैं कि 1800 वर्षा में वर्षा की पहल से क्या होता, वियना सम्मेलन हुआ। क्या होता, वियना सम्मेलन होता, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, चार्ल्स मेटरनिख ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स मेटरनिख ने। देखिए पहला जाल वेरेन की स्थापना अपन जानते हैं कि 1834 में वर्षा की पहल से जाल वेरेन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया तथा मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी गई, उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल को गतिशीलता दी गई, बढ़ाई गई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। इस प्रकार जाल वेरेन से जर्मन राज्य को में राष्ट्रता की भावना का विकास हुआ। इससे भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथियों यहाँ से आम प्रश्न का दूसरा रूप भी ले सकते हैं, टिप्पणी भी आ सकती है कि जाल वेरेन सीमा शुल्क संघ पर टिप्पणी लिखिए, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, टिप्पणी में भी काम सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, फ्रैंकफर्ट की संसद संपूर्ण जर्मनी के लिए एक नवीन संविधान बनाने के लिए 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद के 831 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज बनाने की कोशिश की, तो प्रशा के सम्राट द्वारा जर्मन राज्यों का राजमुकुट धारण करना स्वीकार न करने के कारण वैधानिक तरीकों से जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों पर पानी फिर गया। फिर देखते हैं अगला देखिए, बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था, बिस्मार्क का था। सन 1862 में प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम तथा उसके प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के अध्ययनों का नेतृत्व संभाल लिया। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता ली। उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। क्या नहीं, लौह की नीति अपनाई और 7 वर्ष की अवधि में 1864 में डेनमार्क को, 1866 में ऑस्ट्रेलिया को तथा 1870 में फ्रांस को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीर्ष महल में प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। टिप्पणी भी आ सकती है कि ऑटोमन बिस्मार्क को टिप्पणी लिखी। साथियों टिप्पणी दे रखी भाई। देखिए प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, तो हम कैसे भी ले सकते हैं, पर इसमें और अगला पॉइंट है टिप्पणियां लिखिए। क्या आएगी सर, टिप्पणियां आएगी साथियों। और पहली टिप्पणी है जुसेप्पे मैसनी। कौन है, जुसेप्पे मैसनी। इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म 1907 में इटली के जेनेवा शहर में हुआ, जहां कार्बोनेरी गुप्त संगठन का क्या था, गुप्त संगठन का सदस्य था। ठीक है, सदस्य था। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण से वहां से बहिष्कृत कर दिया गया। इसने 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की। जंग इटली कहां पर, मर्साई में 1831 में। कब किया, 1831 में। और दूसरी कौन सी थी, यंग यूरोप कहां की थी, बर्न में 1800 ये भी 31 में थी। मैटरनिक क्या नाम था इसका, मैटरनिक। साथियों सही कर देना इसको, क्या लिखा हुआ है, मैटरनिक ने जिसमें वैसनिक ने लिखा था कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। वैसनिक का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता है। इन्हें जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर ही एकीकृत गणतंत्र बनाया जाना चाहिए और एकीकरण की इटली की मुक्ति का निर्माण कर सकता है। तो साथियों अगर इटली का एकीकरण आता है, क्या आता है साथियों, इटली का एकीकरण आता है, तो हम उसमें भी जुसेप्पे मैसनी को डाल सकते हैं। तो जुसेप्पे मैसनी क्या था, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था। जुसेप्पे गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, जुसेप्पे मैसनी को डाल सकते हैं, गैरिबाल्डी को डाल सकते हैं। देखिए जन्म का हुआ था 1807 में। यह ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। यह व्यापारिक नौसेना का नागरिक था। 1833 में इसकी मुलाकात मैसनी से हुई। यह जंग इटली आंदोलन से जुड़ा। इसने 1834 में पिंडमार्ट के गणतंत्री विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया, इसे अमेरिका भागना पड़ा। इसने 1854 में विक्टर इमुनियल का समर्थन किया। इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। 1860 में इसने दक्षिणी इटली की तरफ से हजार लोगों का समूह का अभियान एक्सप्रेशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया। इस अभियान में लोग जुड़ते गए, इसमें जुड़ते गए और इनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। इन्हें रेड क्या कहा जाता है, इन्हें रेड सेटर्स कहा गया। और जो इटली के एकीकरण की अंतिम बाधा थी 1870 में पेपर इटली में मिल गया। तो ये अपन इटली के एकीकरण की बात भी कर सकते हैं साथियों। क्या कर सकते हैं, इटली के एकीकरण की बात भी कर सकते हैं। इटली का एकीकरण। तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहे हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मैप आ रहा है। क्या साथियों, क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। और हम मैप की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैप 4 नंबर का आएगा और जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी साथियों। जो मैं बताने जा रहा हूं इससे
बाहर आपको एक भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से मैप में आने वाले हैं वो देखिए साथियों। क्या मैप में क्या क्या आएगा वो देखिए। मैप में क्या क्या आएगा वो देखिए भाई। मैप में हमने कुछ बातों की बात की है, ठीक है। मैप में अपन ने क्या किया, कुछ बातों का जिक्र किया है कि भाई देखिए सिंगरौली, रानीगंज, सिंगरौनी, नेवली, दुर्ग, बेलाडीला, नेल्लौर, तुमकुरू और चिकमंगलूर, इनको आपको इस मानचित्र में क्या करना है, भरना है साथियों। ये जो मैंने आपको बताया है इसको क्या करना है आपको, इसको आपको अपने मानचित्र में दर्शाना है। तो बताइए साथियों, पहला सिंगरौली कहाँ है साथियों, सिंगरौली कहाँ होगी, सिंगरौली कहाँ पर है साथियों, सिंगरौली कहाँ है साथियों, ये कहाँ है सिंगरौली, सिंगरौली आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथियों, सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ है साथियों, ये आपका देखिए, ये आपका एमपी, ये क्या है आपका एमपी है साथियों। और एमपी में कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है साथियों आपका सिंगरौली। क्या है साथियों, ये सिंगरौली है आपका। क्या है साथियों, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है आपका, एमपी में। कहाँ है साथियों, एमपी में। दूसरा है आपका रानीगंज। दूसरा क्या है साथियों, रानीगंज है। रानीगंज कहाँ है साथियों, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में साथियों। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल कहाँ है साथियों, ये रहा, ये क्या है आपका पश्चिम बंगाल साथियों। और पश्चिम बंगाल में क्या है आपका, रानीगंज। कहाँ है आपका, ये रानीगंज है साथियों। यहाँ पर ये क्या है आपका, रानीगंज। क्या होगा साथियों, रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए आपका सिंगरौनी, क्या है आपका, सिंगरौनी है। फिर क्या आपका साथियों, सिंगरौनी है। और सिंगरौनी कहाँ है साथियों, आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है साथियों, ये आपका क्या है, एपी। एपी का मतलब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर क्या है आपका साथियों, ये आपका सिंगरौनी है साथियों। याद रखना, सिंगरौली और सिंगरौनी दोनों अलग अलग हैं। सिंगरौनी और सिंगरौली अलग अलग हैं। सिंगरौली आपकी एमपी में है और सिंगरौनी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है साथियों, ध्यान रखना। फिर देखिए नेवली, फिर क्या है आपका साथियों, नेवेली। क्या है आपका, नेवेली है। तो बताइए साथियों, नेवेली कहाँ है, नेवेली कहाँ होगी साथियों, बताइए जल्दी से कि नेवली कहाँ है। नेवली कहाँ है आपका साथियों, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु है और यहाँ पर क्या है साथियों, नेवली है। क्या है आपका, नेवली है। नेवेली या नेवली कहाँ पर है साथियों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। फिर बताइए साथियों, दुर्ग। क्या है साथियों, दुर्ग है। और दुर्ग कहाँ है आपका, दुर्ग कहाँ है साथियों, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ है साथियों, दुर्ग कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में। और ये देखिए, ये छत्तीसगढ़, ये क्या है साथियों आपका, छत्तीसगढ़। और यहाँ क्या है, दुर्ग है साथियों, ये आपका दुर्ग है। फिर देखिए आपका बेलाडीला। क्या है साथियों, बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ है साथियों, बेलाडीला कहाँ पर होगी, बेलाडीला भी कहाँ है आपका, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। कहाँ साथियों, ये साथियों कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में होगा। जो बेलाडीला है वो कहाँ है आपका साथियों, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला कहाँ है साथियों, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है आपका, बेलाडीला होगा साथियों। क्या होगा, बेलाडीला। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है साथियों, छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए नेल्लौर। नेल्लौर कहाँ है साथियों, नेल्लौर कहाँ होगा, नेल्लौर आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर क्या है साथियों आपका, नेल्लौर है। क्या होगा साथियों, नेल्लौर। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं। तुमकुरू। तुमकुरू कहाँ है साथियों, कर्नाटक में। तुमकुरू कहाँ है, कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक है साथियों। क्या है आपका, कर्नाटक है। क्या है आपका, कर्नाटक। और तुमकुरू कहाँ है, यहाँ पर क्या है साथियों, तुमकुरू। क्या होगा, तुमकुरू। बहुत ही बार पूछा गया है, तुमकुरू बहुत बार पूछा गया साथियों। क्या होगा, तुमकुरू होगा। फिर देखिए चिकमंगलूर। क्या है आपका, चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर कहाँ है, ये भी आपका कर्नाटक में ही है। और यहाँ पर कहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्या है आपका, चिकमंगलूर। क्या है आपका, चिकमंगलूर। कहाँ है आपका, कर्नाटक में साथियों। कहाँ पर है, कर्नाटक में साथियों। तो ध्यान रखना है, हमने 9 चीजों को इस मानचित्र में भरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। मानचित्र में मेरा दावा है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। फिर देखिए कुछ बातें और भी की है। कुद्रेमुख। क्या है आपका, कुद्रेमुख। चित्रदुर्ग, बेलारी, केंदुझर, बोकारो, झरिया, तलचर, नरोरा और पनके। कुछ बातों की अपने और बात की है। तो देखते हैं ये कहां पर है। फिर क्या है साथियों, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका कर्नाटका में है। कहां पर है, कर्नाटका में साथियों। कहां पर है, कर्नाटका में। और कर्नाटका में कहाँ है, यहाँ पर। ये क्या है आपका, कर्नाटक साथियों। क्या है आपका,
कर्नाटक है, और कर्नाटक में क्या है आपका कुद्रेमुख। कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है साथियों, और यहाँ पर क्या है आपका कुद्रेमुख है। कर्नाटक को तो विशेष याद कर ही लेना मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ से बहुत सी पूछी जाएगी, क्योंकि तुमकुरु, कुद्रेमुख, आपका चिकमंगलूर, मंगलूर सब यहीं पर है। फिर देखिए चित्रदुर्ग, क्या है आपका चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ है साथियों, ये भी आपका कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है साथियों, चित्रदुर्ग है, ये भी कर्नाटक में है, और ये बहुत बार पूछा गया है साथियों, ये सब खाने हैं। फिर देखिए बेलारी, बेलारी भी क्या है, ये भी कर्नाटक में साथियों। कहाँ है ये भी बेलारी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कहाँ है, यहाँ पर क्या है साथियों, बेलारी। बेलारी भी कर्नाटक में साथियों, बहुत बार पूछा गया है बेलारी को भी। फिर देखिए आपका केंदुझर, केंदुझर कहाँ है साथियों, केंदुझर कहाँ है साथियों, तो केंदुझर कहाँ है आपका, ये केंदुझर जो है वो साथियों कहाँ होगा, केंदुझर बताइए साथियों कहाँ होगा केंदुझर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केंदुझर कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है साथियों, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। केंदुझर कहाँ है आपका साथियों, उड़ीसा में है। केंदुझर कहाँ है साथियों, उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए साथियों, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये उड़ीसा, ये क्या है आपका उड़ीसा है, और यहाँ पर क्या है आपका केंदुझर है। क्या है साथियों, केंदुझर है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर देखिए बोकारो, बोकारो कहाँ है साथियों, झारखंड में। यहाँ पर ये देखिए साथियों, ये क्या है आपका, ये झारखंड है, नहीं सॉरी, यहाँ पर झारखंड, ये कहाँ पर है, ये झारखंड है, और यहाँ क्या है साथियों, बोकारो है। कहाँ है आपका, बोकारो है साथियों। फिर देखिए जरिया, कौन सा है साथियों, जरिया। जरिया कहाँ होगा, जरिया आपका झारखंड में। जरिया कहाँ है साथियों, जरिया झारखंड में है, ये आपका झारखंड, और यहाँ पर क्या है आपका जरिया होगा साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, जो कर्नाटक, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, ये सभी क्या है, खानों के लिए प्रमुख हैं। तलचर, तलचर कहाँ होगा साथियों, तलचर बताइए, तलचर कहाँ है, तलचर कहाँ होगा साथियों, तलचर कहाँ है, तलचर है आपका तमिलनाडु में। तलचर कहाँ है साथियों, तमिलनाडु में। तलचर कहाँ होगा, तमिलनाडु में साथियों। कहाँ है, सॉरी तलचर उड़ीसा में। कहाँ पर है, तलचर उड़ीसा में है। यहाँ पर देखिए साथियों, कहाँ पर है, ये तलचर होगा, ये कहाँ है आपका, ये तलचर है साथियों। तलचर कहाँ है, तलचर आपका उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है साथियों, उड़ीसा में तलचर है साथियों। बढ़ते हैं अगले पर, तो फिर देखिए नरोरा, नरोरा कहाँ है, यूपी में। नरोरा कहाँ है साथियों, ये आपका यूपी, ये क्या है आपका यूपी, और यूपी में कहाँ है आपका नरोरा। क्या है साथियों, यहाँ पर ये नरोरा है। फिर देखिए पनकी, पनकी कहाँ है साथियों, पनकी, पनकी कहाँ होगी, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही आसान है। पनकी कहाँ बताइए साथियों, पनकी कहाँ होगी, पनके, ये भी बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछा गया है कि पनकी कहाँ है। पनकी बताइए साथियों, पनकी कहाँ होगी, पनकी कहाँ होगी, बहुत ही बार पूछा जाता है पनकी के बारे में भी। पनकी है, बताइए साथियों कहाँ होगी पनकी, पनकी कहाँ मिलेगी, किस राज्य में है। पहले आपको राज्य आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, राज्य आना चाहिए कि ये राज्य है, फिर अपन आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर पनकी हो सकती है। तो कहाँ होगी पनकी, बताइए साथियों, पनकी कहाँ होगी, पनकी आपकी कहाँ होगी, महाराष्ट्र में। कहाँ होगी साथियों, महाराष्ट्र में होगी, ये महाराष्ट्र है, और ये क्या हो जाएगी आपकी पनकी हो जाएगी। तो ये 9 मानचित्र और बताया अपन ने, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका आने वाला है। बढ़ते हैं अगले मानचित्र पर, फिर और आया चीजें हैं, नासिक, केगा, कलपकम, परली, विजयवाड़ा, बरौनी, काकरापारा, तारापुर, तुतीकोरन। बताइए साथियों ये कहाँ पर है। पहला नासिक, नासिक कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है, नासिक कहाँ पड़ेगा साथियों, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है साथियों, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र, और ये क्या है आपका नासिक, ये क्या होगा साथियों, ये नासिक है। फिर देखिए केगा, केगा कहाँ है, कर्नाटक में। केगा कहाँ है साथियों, ये गोवा, और गोवा के नीचे क्या है आपका केगा है साथियों। क्या है आपका केगा, कहाँ पर है आपका, गोवा के नीचे कर्नाटक में। कलपकम कहाँ है, कलपकम कहाँ है, कलपकम है आपका तमिलनाडु में। और ये आपका कलपकम क्या है आपका, ये कलपकम है साथियों। क्या है आपका कलपकम, क्या होगा, कलपकम होगा। फिर देखिए परली, परली कहाँ है साथियों, परली आपकी महाराष्ट्र में। परली कहाँ है साथियों, यहाँ पर, ये क्या है आपका परली होगा साथियों। क्या होगा परली, क्या है साथियों, परली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ होगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है साथियों, यहाँ पर, ये आपका विजयवाड़ा। क्या होगा आपका विजयवाड़ा, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में साथियों। कहाँ है,
आंध्र प्रदेश में होगा। फिर देखिए बरौनी, बरौनी कहाँ है? बिहार में। बरौनी कहाँ है साथियों? ये आपका बिहार, और यहाँ पर क्या है आपका बिहार, और बिहार में क्या है आपका बरौनी है साथियों। क्या है आपका बरौनी होगा। बरौनी कहाँ है? बिहार में। काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा गुजरात में साथियों। कहाँ है? ये गुजरात, और यहाँ पर क्या है आपका काकरापारा है साथियों। क्या होगा? ये काकरापारा कहाँ है आपका? गुजरात में। तारापुर, तारापुर कहाँ है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों तारापुर। तारापुर कहाँ है साथियों? ये क्या है आपका तारापुर होगा साथियों। क्या होगा? तारापुर। और तूतीकोरन, तूतीकोरन कहाँ है? तो बताइए साथियों, बताइए तूतीकोरन कहाँ होगा? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तूतीकोरन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तूतीकोरन कहाँ होगा। बताइए साथियों तूतीकोरन कहाँ है? तूतीकोरन कहाँ पे होगा साथियों? बहुत बार पूछा गया इसको। तूतीकोरन कहाँ है साथियों? ये आपका तमिलनाडु, और यहाँ पर क्या है? तूतीकोरन क्या होगा? तूतीकोरन होगा। तो इसमें भी आपको बहुत सी चीजें मानचित्र में ऐसे कैसी मिलने वाली है। और एक देखते हैं, और फिर देखते हैं अगला, अंकलेश्वर, चंद्रपुर, रत्नागिरी, कटनी, हजारीबाग, गया, अजमेर और ब्यावर। इससे बाहर मानचित्र में कुछ नहीं आएगा साथियों। तो अंकलेश्वर कहाँ है? देखिए अंकलेश्वर कहाँ होगा साथियों? ये कहाँ पर है? अंकलेश्वर आपका गुजरात में। कहाँ पर है साथियों? अंकलेश्वर कहाँ है आपका? गुजरात में होगा। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। ये आपका अंकलेश्वर है। क्या साथियों? अंकलेश्वर है। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर देखिए चंद्रपुर, क्या है साथियों? चंद्रपुर कहाँ है? बताइए साथियों चंद्रपुर कहाँ होगा? चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ये आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पर क्या है आपका चंद्रपुर है साथियों। क्या होगा? चंद्रपुर होगा। क्या होगा? चंद्रपुर है। फिर रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ है साथियों? ये रत्नागिरी कहाँ पर है? ये वहां पर। कहाँ पर है? रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में भाई साथियों। कहाँ है? महाराष्ट्र में होगा साथियों। फिर देखिए कटनी, कटनी कहाँ है साथियों? कटनी, कटनी कहाँ होगा? बताइए जल्दी साथियों कटनी कहाँ है? कटनी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कटनी कहाँ होगा? एमपी में। कटनी कहाँ है साथियों? एमपी में। कटनी कहाँ है? एमपी में। फिर ढूंढिए कि एमपी कहाँ है साथियों? एमपी कहाँ पर है? एमपी कहाँ पर है? देखिए साथियों तो कटनी कहाँ होगी? ये आपका एमपी, और यहाँ कहाँ है आपका? कटनी है। क्या होगा यहाँ पर? कटनी हो जाएगा। हजारीबाग, अगला है आपका हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ है साथियों? अपने बात की थी हजारीबाग की। हजारीबाग कहाँ है आपका? हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ है साथियों? झारखंड में। और ये रहा आपका झारखंड। कौन सा? कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कहाँ है आपका? ये आपका क्या है? हजारीबाग। क्या है साथियों? आपका हजारीबाग है। फिर देखिए गया, गया भी कहाँ है आपका? गया भी साथियों वहीं पर है। गया भी, गया नहीं है, गोवा है। क्या आपका? गया तो बिहार में साथियों। गया कहाँ है? बिहार में। यहाँ पर है, यहाँ पर गया है साथियों, बिहार में है। और गोवा कहाँ है? गोवा भी आपका यहीं पर है। गोवा, ये क्या है आपका साथियों? गोवा। गोवा भी पूछा जाता है बहुत बार। ये भी कहाँ पर? यहाँ पर है। फिर अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ है आपका? ये अजमेर है साथियों। ये क्या है आपका? अजमेर। और अजमेर में एक नाम क्या है? ब्यावर। कहाँ पर है? यहाँ पर, यहीं पर है साथियों। तो ये हमने बहुत ही खास खास चीजों की बात की थी। जैसे देखो रानीगंज है, बहुत सी चीजें और भी है जिनको याद रखना है। जैसे कोरबा है, जैसे भिलाई। भिलाई कहाँ है? यहाँ पर भिलाई साथियों। क्या है भिलाई? कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये भी आपको भिलाई देखने को मिलेगा। भिलाई भी कहाँ है आपकी? छत्तीसगढ़ में है। अगर हम और बात करें तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो आज हमने सामाजिक के जो 16 तारीख को बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक साथियों। जय हिंद, जय भारत।